प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आज की इस नए वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स सारणिक के गुण को पढ़ेंगे। सारणिक के गुण को पढ़ा क्यों जाता है? जब हम लोग किसी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम उसकी वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है वह इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ठीक है। और एटलीस्ट हम लोगों को 7 या 8 प्रॉपर्टी पढ़नी है और बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट देखिए P1। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। The value of determinants remains unchanged। सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। If the row and columns are interchanged, अगर रो और कॉलम को परस्पर बदल दें। परस्पर बदल देने का मतलब रो के स्थान पे कॉलम, कॉलम के स्थान पे रो। मीन्स जैसे हम लोग ट्रांसपोज लेते थे वहां मैट्रिक्स में लेते थे, बट यहाँ आपको डिटर्मिनेंट्स में लेना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में सारणिक का मान नहीं बदलेगा। जैसे यहां सपोज करके D इक्वल टू एक सारणिक है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक। ये किसकी इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपका अगर हम लोग इसके रो और कॉलम को परस्पर इंटरचेंज कर दें, मीन्स इसी का ट्रांसपोज ले लीजिए। तो जो पहला रो है इसको पहला कॉलम बना दो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और ये A3 B3 C3, ठीक। ये तो यहां पे जितना मान इसका आएगा उतने मान इसका आएगा अगर आप रो और कॉलम को परस्पर इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक। तो आइए एक हम आपको छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। जैसे सपोज करिए ये आपके पास 2 3 1 5 है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो ये कितना आएगा 10 - 3 दैट इज 7, ठीक। अगर अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको परस्पर इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज करने का मतलब जो रो है इसको कॉलम बना दो, पहले रो को पहला कॉलम, 2 3 दूसरे रो को दूसरा कॉलम, 1 5। अब देखिए 5 में 10 माइनस कितना 3 इक्वल टू कितना 6। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि स्टार के रूप में हम देख सकते हैं यहां कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है वह किसके बराबर है? उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, ठीक। इस बात को आप याद रखिएगा कि जो उसका ट्रांसपोज लेंगे वो आपस में क्या आएगा, उसकी जितनी वैल्यू होगी और पहले की जो डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होती है इक्वल होती है, ठीक। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सेकंड देखिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज चेंज। ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज चेंज, बदल जाती है इन केवल किसमें, साइन ओनली। इस बात का ध्यान दीजिएगा, किसमें बदलती है? केवल साइन उसका बदलता है, चिन्ह बदलता है। कब? इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स बी इंटरचेंज, ठीक है। अगर रो और कॉलम में केवल इंटरचेंज करते हैं, केवल रो को बदलिए, कॉलम को मत बदलिए कि रो के स्थान पे कॉलम कर दे, कॉलम के स्थान पे रो। केवल जैसे जो R1 है R1 को R2 के स्थान पे कर दो या R2 को R1 को। तो उस कंडीशन में जो पहले डिटर्मिनेंट्स था उसकी जितनी वैल्यू आएगी और जब ये चेंज करने के बाद जो आएगा ये आपस में वैल्यू उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, केवल साइन बदल जाएगा। अगर वो प्लस था तो इसमें माइनस मिलेगा, अगर उसकी वैल्यू माइनस आएगी तो इसकी प्लस आएगी, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे अगर आपके पास सपोज करिए एक डिटर्मिनेंट्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक। A3 B3 C3 एंड अब इसको देखिए हम बदलकर एक दूसरा डिटर्मिनेंट्स लिख रहे हैं। मीन्स चाहे आप कॉलम को बदलिए चाहे रो को बदलिए, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो चेंज हो जाएगी और किसमें चेंज होगी? केवल साइन में। देखिए जो R3 है R3 को हम R1 के स्थान पर कर दे रहे हैं, R1 को R3 के स्थान पे। मीन्स ये कितना है A3 B3 C3 यहां कर देते हैं
और सेकंड रो वैसे रहेगा A2 B2 C2 और जो फर्स्ट है A1 B1 C1 को ऐसे लिख देते हैं। इस कंडीशन में देन तब आपको क्या मिलेगा, जो D1 की वैल्यू होगी ये किसके बराबर आएगी, D1 इक्वल टू माइनस D, ठीक है, निगेटिव साइन दे देगा। जैसे यही आपका एग्जांपल था, यहाँ ऑर्डर 2 में लिए थे तो यही एग्जांपल यहाँ ले लीजिए। ऐसे देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 7 आए थे। यहाँ से देख लीजिए, फिर से दिखा देते हैं, 2 था, 3 था, 1 था, 5 था। इसकी वैल्यू कितनी थी, 10 माइनस 3 दैट इज 7। ठीक, अब जरा देखिए, अब केवल रो और कॉलम को बदलते हैं, सॉरी केवल रो को चेंज करेंगे। तो जो दूसरा रो है इसको पहले के स्थान पे कर दो, 1 5 2 3। अब देखिए 3 माइनस 10 दैट इज माइनस 7। ठीक, कितना आया, माइनस 7 आया नहीं, पहले कितना था प्लस, अब कितना माइनस। तो केवल क्या बदला, साइन बदला, न्यूमेरिकल वैल्यू वही है। कब, केवल जब आप रो को बदलेंगे, परस्पर रो को चेंज करेंगे, R1 के स्थान पे R2, R2 के स्थान पे R1, R3 के स्थान पे R2, ऐसा, या C1 के स्थान C2, C2 के स्थान C3। ये नहीं कि रो और कॉलम परस्पर इंटरचेंज कर देंगे, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। जब ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू अनचेंज होगी, और केवल रो और कॉलम को केवल रो को बदलते हैं या केवल कॉलम को बदलते हैं, तब वैल्यू उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और चेंज किस में होता है, केवल साइन में। ठीक, ये दो प्रॉपर्टी थी, इसको नोट करके आप। तो ये देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम आर प्रोपोर्शनल आर आइडेंटिकल, ठीक है, टू द एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ठीक, ध्यान से समझिएगा बात को। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो, किसी भी, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, एलिमेंट मीन्स अवयव, आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मीन्स समानुपाती होते हैं, आर आइडेंटिकल या क्या हो, सेम हो, टू द एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, किसी दूसरे रो, मीन्स R1 जैसे है आपके पास, R1 मान लीजिए किसके प्रोपोर्शनल है, R2 के या R3 के, तब भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। या R1 किसके इक्वल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए R3 के, तब भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। चाहे ये रो के लिए हो चाहे कॉलम के लिए। मीन्स कॉलम के लिए जैसे C1 है, C1 किसके प्रोपोर्शनल हो, C2 के। ठीक, प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात उसका। ठीक है, कोई चीज कॉमन कर लीजिए वह उसके आइडेंटिकल हो जाए। ठीक, तो तब भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। या C1 किसकी इक्वल टू हो जाए, C3 के, तब भी कोई दो रो या दो कॉलम क्या हो, अगर परस्पर उसके एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं या इक्वल होते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज करिए एक डिटरमिनेंट है ये। ठीक, यहाँ पे इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, ये सपोज करिए A1 B1 C1, ये भी A1 B1 C1, ये A3 B3 C3। ठीक, तो इंप्लाइज दैट यहां से जो D मिलेगा, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक, ये दो इक्वल होगा। या सपोज करिए यही अगर कॉलम में होता, ये पहला कॉलम होता, ये दूसरा कॉलम होता, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। चाहे रो में इक्वल रहे चाहे कॉलम में, जरूरी नहीं है कि R1 R2 ही, R1 R3 मीन्स ये इसके स्थान पे होता, ये इसके स्थान पे होता, तब भी तब R1 R3 इक्वल हो जाते, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, ये केस हो गया किसका, आइडेंटिकल का, जब सेम है। ठीक, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल में देखिए सपोज करिए एक दूसरा आपके पास D1, ये आपके पास मान लीजिए क्या है, यहाँ पे A1 P1 C1, ये मान लीजिए A3 B3 C3, और इसमें किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो, KA1 KB1 और ये क्या हो, KC1। ठीक, तो जो ये है इसके R3 के प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर आप K कॉमन कर लेते हो, इस K को कॉमन कर लिया जाए जो कि सेम नंबर है,
तो के बाहर हो गया तो A1 B1 C1, फिर R1 और R3 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फिर जब ये सेम हो जाएंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम आर जीरो, किसी भी डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक पंक्ति के अगर सभी अवयव 0 हैं, ठीक, तो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी, 0 आएगी। मींस इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल इसका ये है कि सपोज करिए ये D है, तो D में मींस ये A1 B1 C1, ये 0 0 0, ये A2 B2 C2। तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल प्रॉपर्टी नंबर 4 से हम कह सकते हैं कि R2 के सभी एलिमेंट शून्य हैं, इसलिए यहाँ पे जो ये D की वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की वो क्या आएगी, 0 आएगी। मींस R2 का सभी एलिमेंट शून्य है। ठीक, वही कहा इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम, चाहे वो रो में हो चाहे कॉलम में हो, सभी एलिमेंट अगर उसके 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, ऑलवेज 0 होगी। दूसरा एग्जांपल सपोज करिए कॉलम के लिए, ये मान लीजिए D1 है, तो इस केस में अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास A1, ये मान लीजिए A1 B1 C1, ये A2 B2 ये C2, और ये 0 0 0। इस केस में C3 क्या है, C3 के सभी एलिमेंट 0 हैं, तो ये D1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ठीक, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सभी एलिमेंट अगर आपस उसके सभी एलिमेंट 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। ठीक, नोट करिए। ये देखिए प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम्स आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, देन, ठीक, देन डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। बात ध्यान से समझिएगा, कहा क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम, अगर किसी भी रो या कॉलम के सभी अवयवों को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आपका डिटरमिनेंट मिलता है वह क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किस नंबर से, जिस सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से उस डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। मींस जैसे अगर 2 से किए तो 2 टाइम्स उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, k से करेंगे तो k टाइम्स हो जाएगी। ठीक, जैसे देखिए सपोज करिए ये D यहाँ पे डिटरमिनेंट्स है कि A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक, ये D है। एंड एक दूसरा डिटरमिनेंट्स है D1। ठीक है, D1 क्या है कि किसी एक सेम नंबर से किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो जैसे मान लीजिए दूसरे में हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1 B1 C1, k A2 k B2 k C2, फिर A3 B3 C3। तो इस केस में क्या होगा, जो ये D1 की वैल्यू होगी, ठीक, ये किसके इक्वल आ जाएगी, k टाइम्स ऑफ D, k टाइम्स ऑफ D की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर सपोज करिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक डिटरमिनेंट्स D है जिसकी जो डिटरमिनेंट्स है 2 में ले रहे हैं, थोड़ा सा छोटा हो, 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 3 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 माइनस 5 इक्वल टू कितना आया, 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक, आगे देखिए एंड एक हम दूसरा डिटरमिनेंट्स ले लिए D1, और D1 एक ऐसा डिटरमिनेंट्स है कि इसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। सपोज करिए हम R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 में से, तो ये 2 5
2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 ये 6, ठीक है। अब ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करिए तो 6 दूनी 12 और 2 बचे 10, तो ये कितना आया, ये 2 आया। 12 माइनस 10 2। क्या 2 को ऐसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 1, कितने से मल्टीप्लाई किया गया था, 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, किसमें, इस डिटर्मिनेंट्स के R2 में। मीन्स जो D1 आया, आप D1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं कि D1 इक्वल टू ये 1 पहले वाले की वैल्यू थी D की, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 2 टाइम्स R D, कितने से मल्टीप्लाई किया गया इसमें 2। अगर ये 3 से करते तो ये आपका 3 टाइम्स मिलता, 3। जरूरी नहीं है कि रो में, कॉलम में भी आप सेम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देख लेंगे वैल्यू क्या होगी, उसकी उतनी टाइम्स हो जाएगी, इतने टाइम्स आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व कर नोट करिए आप। ये देखिए प्रॉपर्टी 6 क्या कह रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम of 2 or more terms, then the determinants can be expressed as sum of 2 determinants. Means यदि कोई रो 2 पदों में के सम में है, कोई रो या कॉलम, उसमें क्या किया गया है, expressed as sum of 2 term, 2 पदों के रूप में, वह योग के रूप में है, तो आप उसको कर क्या सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, 2 डिटर्मिनेंट्स में उसको लिख सकते हैं, ठीक है, और सम के रूप में। देखिए जैसे सपोज करिए एक डिटर्मिनेंट्स आपके पास ये है कि ये जो डिटर्मिनेंट्स है ये है कि a1 प्लस x, b1 प्लस y और c1 प्लस z, ठीक, और ये है a2 b2 c2, ये है a3 b3 c3, ठीक है। ये अब इसको आप क्या कर सकते हो, देखिए जो पहला रो है यह क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स, a1x b1y c1z, तो ये 2 टर्म का क्या है, सम है। इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, मीन्स a1 b1 c1 को पहले ले लूं, फिर a2 b2 c2, फिर ये a3 b3 c3 प्लस यहां क्या होगा, जो टर्म्स जो ऐड थे x y z, फिर a2 b2 c2, फिर a3 b3 c3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस करिए, मीन्स जब आप इसको ऐड करेंगे तो जो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसके साथ ऐड हो गया, ये इसके साथ ऐड हो गया, ये इसके साथ ऐड हो गया, और इसको हम क्या कर दिए, 2 डिटर्मिनेंट्स के रूप में क्या कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए, इसका सम कर दिए, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी को आप नोट करिए। ये देखिए प्रॉपर्टी 7 क्या है, रो कॉलम ऑपरेशन इसका नाम है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज एनफोर्स्ड बाय एडिंग द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम टू द सेम मल्टीपल्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। तो देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बहुत इजी, सिंपल बातों में आप समझ लीजिए कि जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रहेगी वह अनचेंज रहेगी, अनचेंज मतलब बदलती नहीं है। द एडिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम टू द सेम मल्टीपल, मीन्स अगर किसी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो और उसको क्या कर देते हैं, किसी दूसरे रो या कॉलम की करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स उसके संगत अवयवों के साथ अगर आप जोड़ देते हैं तो जो डिटर्मिनेंट्स की पहले वैल्यू थी वही वैल्यू बाद में ही रहेगी। जैसे अगर आपके पास ये कोई डिटर्मिनेंट्स है, सपोज करिए ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक।
और हम लोग इसमें ऑपरेशन लगा देते हैं, रो कॉलम ऑपरेशन लगा देते हैं, चाहे रो लगा दीजिए चाहे कॉलम ऑपरेशन। चलिए हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। रो ऑपरेशन करते क्या है, इस सपोज करिए जैसे हम R1 को चेंज कर रहे हैं, ठीक, तो R1 इज रिप्लेस्ड बाई क्या लिखते हैं, R1 प्लस KR2, ठीक है। R1 को रिप्लेस कर रहे हैं कैसे, इस R2 के एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई करके जोड़ दे रहे हैं, ठीक। अब जरा देखिए, सपोज करिए अब आपको डिटर्मिनेंट्स ये मिला D1, तो इस केस में ये क्या हो गया, इसमें K से मल्टीप्लाई करें KA2 मीन्स ये कितना होगा A1 प्लस KA2, ठीक, ये कितना होगा करेस्पॉन्डिंग संगत, करेस्पॉन्डिंग कहा है ना, करेस्पॉन्डिंग मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ जोड़ देना है, ठीक। तो B1 प्लस कितना KB2, ठीक, फिर C1 प्लस KC2। अब ये दोनों तो अनचेंज है क्योंकि एक ही को चेंज किया जा रहा है, केवल एक में लगाया जा रहा है, ठीक। तो ये कितना हुआ A2 B2 C2, ठीक। ये कितना होगा A3 B3 C3, ठीक। तो इस केस में जो D1 की वैल्यू आएगी, जितना यहाँ D की वैल्यू आएगी वही आएगी, मीन्स इस केस में D और D1 आपस में बराबर होंगे, D और D1 की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। जरूरी नहीं है कि ये जैसे जितने ऑर्डर्स की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स होता है उससे एक कम बार आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे ये 3 ऑर्डर का इसमें 2 को एक साथ आप कर सकते हो, मीन्स आप R2 को भी चेंज कर सकते हो, बट एक तीनों को एक साथ चेंज नहीं किया जा सकता। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स रहती है उससे, सॉरी मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट्स, ठीक, जितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स रहेगा उससे एक कम। जैसे ऑर्डर 3 की है तो उसमें कितने रो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो, 2। कितने कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, 2। जैसे डिटरमिनेंट्स 4 का है तो उसमें एक बार में कितना लगाया जा सकता है, 3, उससे एक कम। 2 का है तो एक बार में एक रो या कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो ये बात हुई। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये तो एक जनरल चीज आपको बताया जा रहा है, अगर आप कोई एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं तब भी सेम यही वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आपको हम यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। सपोज करिए जैसे 2 में दे देते हैं, जैसे ये मान लीजिए D है, D की वैल्यू है यहाँ 2 3 1, ये मान लीजिए 4 है, तो ये कितना आया 4 माइनस, सॉरी इसका मल्टीप्लाई इसमें 8 माइनस कितना 3, तो डेट इज कितनी है इसकी वैल्यू 5 है, ठीक। अगर हम लोग इसमें ऑपरेशन लगा दें, ऑपरेशन लगा दें तब ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, सपोज करिए R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं किससे, R1 प्लस 2 R2 से, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 के साथ जोड़ दे रहे हैं। अब देखिए क्या मिला, अब मिलेगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 में, R2 ये है तो 2 क्या 2, 2 में 2 को जोड़ दो तो ये 4, ये कितना है 8, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 है, और 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11, ये 11 हो गया। इसके बाद ये वैसे है, चेंज किसको किया गया R1 को। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई 4 चौक 16 और 11 क्या 11, तो 16 माइनस 11 तब भी कितना आया 5। वैल्यू अनचेंज रहती है, बदलती नहीं है। अगर आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और किसी दूसरे रो को चेंज करके उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ देते हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट की सेम आती है, जो कि आपके सामने है। नोट करिए इसको। नाउ बच्चों हम लोग प्रॉपर्टी 7 को नोट कर लिए। तो एक है फैक्टर्स थ्योरम। फैक्टर्स थ्योरम होता क्या है, जिसको कहते हैं हिंदी में गुणनखंड प्रमेय। इफ डिटरमिनेंट्स बिकम 0, यदि सारी शून्य हो जाता है, पुट x इक्वल टू अल्फा, कितना रखने पर x बराबर अल्फा, देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो x माइनस अल्फा जो होगा उस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर होता है, फैक्टर में से गुणनखंड होता है। तो यहां पे देखिए x इक्वल टू अल्फा रखा गया तो फैक्टर कितना मिला x माइनस अल्फा। अगर x इक्वल टू माइनस अल्फा रखा जाता तो ये इधर आता, तब x प्लस अल्फा हो जाता, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल देखिए क्या है। सपोज करिए आपके पास एक डिटरमिनेंट्स है, ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 5, 9, 16 और ये सपोज करिए 2, 4, 8, ये डिटरमिनेंट्स है। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट्स में हम लोग क्या पुट कर दें कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिल जाए। क्या क्या रखने के बाद यह डिटरमिनेंट वैल्यू 0 देगा। ठीक, पहला चीज तो ये देखिए, अगर हम इसमें x इक्वल टू 2 रख दें, पुट कितना, पुट x इक्वल टू 2, अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये कितना होगा, 2, ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, तो 2, 4, 8, तो 2, 4, 8 यहाँ है, 2, 4, 8 यहाँ, मीन्स C1 और C3 जो है आइडेंटिकल हो गए। जब आइडेंटिकल हो जाते हैं तो इसके पहले प्रॉपर्टी बताइए, तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाती है डिटरमिनेंट की, 0 हो जाती है। पुट x इक्वल टू 2, तो डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। सिंस क्यों 0 होगा, सिंस C1 एंड C2 क्या है, सॉरी C1 एंड C3 आर सेम या आइडेंटिकल कर दीजिए। ठीक, एंड तो इसका मतलब एक फैक्टर कितना हो गया, x माइनस 2। अब देखिए आगे क्या रखने के बाद ये 0 हो जाएगा, एंड पुट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये 0, ये 0, ये मतलब C1 के सभी एलिमेंट 0 हो गए। ठीक, तो डिटरमिनेंट्स बिकम 0, डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। ठीक, तो डिटरमिनेंट्स बिकम 0, तो मीन्स क्यों, सिंस C1 0, C1 क्या है, 0 हो गया। ठीक, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई, 0 आई। हेंस इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस 2, एक तो x इक्वल टू 2 रखने के बाद 0 हुआ, तो x माइनस 2 ये इधर आया तो x माइनस 2, एंड एक x इक्वल टू 0, तो एक कितना होगा, x माइनस 0। इच फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, इच फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये जो डिटरमिनेंट्स है, इस डिटरमिनेंट के दो फैक्टर हैं, एक x माइनस 2 और एक x माइनस 0। एक x इक्वल टू 2, और एक चीज भी आपको बताया गया, अगर ये x इक्वल टू माइनस 2 रखने के बाद आइडेंटिकल होता है, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती, तो x प्लस 2 इसका एक फैक्टर होता। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लीजिए, ये है फैक्टर्स थ्योरम, इसका यूज हम लोग करेंगे इक्वेशन को लगाने में। एक चीज और है, नोट करके आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, एनसीईआरटी में ये भी नहीं है। ठीक है, आपको बता दिया गया है। ठीक, बट इंपॉर्टेंट है। आगे एक नोट करके आपको बता देते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो उस टाइप के रहेंगे जो बताने जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखिए, जैसे ये नोट में लिखवा देते हैं। जैसे एक डिटरमिनेंट्स ये है, a 0 0, ठीक है, यहां पे E B 0, यहां पे F G ये C। एक ये डिटरमिनेंट्स है। एक डिटरमिनेंट्स ये है कि A F G 0 B E 0 0 C। एक डिटरमिनेंट्स ये है, इक्वल टू एक डिटरमिनेंट्स ये है, A 0 0 0 B 0 0 0 C। ठीक, अब देखिए एक चीज, आप इन सभी डिटरमिनेंट के बीच में हम इक्वल भी लगा दिए। इक्वल इसलिए लगाए होंगे कुछ सोच समझकर कि इन सब की वैल्यू क्या आती होगी, इक्वल आती होगी। ठीक है, मीन्स ये देखिए, ये डायगोनल है, इस डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट 0 है। ये देखिए डायगोनल है, डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट 0 है। ये देखिए डायगोनल्स है, डायगोनल के ऊपर और नीचे सभी एलिमेंट 0। तो इन दिस केस, मतलब फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस,
इस टाइप के जो भी डिटरमिनेंट्स आपको मिलेंगे कि डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट 0 हो, डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट 0 हो, या डायगोनल के ऊपर और नीचे ये सभी एलिमेंट 0 हो, तो इस केस में जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है वह वैल्यू मिलेगी आपको ABC। ABC क्या है कि जो डायगोनल्स में नंबर्स हैं उन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो डायगोनल में क्या था ABC, इसमें भी ABC, इसमें भी ABC, उसी का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये कंपटीशन लेवल का है, इसको आप याद रखिएगा। और इस तरीके से आज हम लोग पूरी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आप इस पूरी प्रॉपर्टी को समझ लिए होंगे। ठीक है, और अगर जो बातें आपको समझ नहीं आती हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, एक चीज और, दूसरी चीज कि आप एक्सरसाइज 4.2 लगाने से पहले आप उसके पहले के सभी एग्जाम्पल को जरूर लगाइएगा। फिर हम नए वीडियो में आपको इसके पूरे सलूशन के साथ 4.2 का जो एक्सरसाइज है के साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।